नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान से। आज मैं जिस टॉप्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या बात होती है ना कि स्टॉक मार्केट में एक तो चीज बिल्कुल ही साफ बोली जाती है कि मार्केट में सिर्फ 100 में से 3 या 4% लोग जो है वो सक्सेस होते हैं। और उस सक्सेस का रीजन जो है ना वो बड़ा ही सिंपल है। उसमें ये है कि हम जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं बिना सोचे समझे ही हम बिल्कुल पैसा अपना लगा देते हैं। और बाद में क्या होता है कि स्टॉक यार इतनी प्राइस पे लिया था, इतनी प्राइस पे गिर गया। तो हम ना कभी उस चीज को एनालाइज ही नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। स्टॉक में प्रॉब्लम थी, हमारी प्राइस पिकअप में प्रॉब्लम थी, कि हमको जो रेट था वो असली एक्चुअल में मिला कि नहीं मिला। सिंपल सी बात है, आप वो किसी शॉप्स पे जा रहे हो, मॉल पे जा रहे हो, मंडी जा रहे हो, आपको एक आलू जगह 10 रुपए केजी मिल रहे हैं और एक जगह पे आपको 5 रुपए केजी मिल रहे हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा टाइम यूज किया होता और मार्केट पे पूरी रिसर्च की होती तो आपके पास जो वो चीज है ना वो आलू आपको 5 रुपए किलो मिल जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जो एक ही चीज आपके पास जो मैटर करती है वो है आपके पास स्टॉक का भाव। और वो स्टॉक का भाव क्या एक्चुअल में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सबसे बड़ा ज्यादा डिपेंड है। तो देखिए पिछले साल अगर हम 1-2 साल की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यस बैंक और डीएचएफएल और जेट एयरवेज में इतना ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट करा। डीएचएफएल का 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। आपके पास जेट एयरवेज इतनी अच्छी कंपनी थी, वो रोड के ऊपर आ गई। तो हुआ क्या, ठीक है। अब हम एक ही बात यहाँ पे ये बात करेंगे कि जी इंडसइंड बैंक जो था वो 1800 रुपए का 2 साल पहले मिलता था, आज स्टॉक आपके पास 850-900 रुपए है। तो हमारे पास सबसे बड़ी यही गलती होती है कि जब भी हम कोई बिजनेस पे पैसा लगाते हैं तो हमारे को ये एनालिसिस करनी चाहिए कि ये बिजनेस कितना अच्छा है और ये कितना अच्छी तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट की जब भी बारी आती है ना, हमने इससे सुना और पता नहीं दुनिया भर की जी म्यूचुअल फंड है, इसमें आज ये हो गया ये हो गया। तो वो जो है ना हम उन चीजों को कैलकुलेट करके ही वो चीज पे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एक अच्छी सी न्यूज पढ़ ली, पैसा लगा दिया। एक बेकार सी न्यूज पढ़ी, अपना स्टॉक वहां से गिरा दिया। तो हम ना स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी तब हो सकती है कि जब मार्केट में मान लीजिए सब लोग नेगेटिव है बट आपका कहीं ना कहीं व्यू लगता है कि ये स्टॉक आपके पास अच्छा जाएगा आपके पास। अब देखिए ग्रेफाइट और हैग में भी यही प्रॉब्लम थी कि ग्रेफाइट में आपके पास ये था कि जी आपके पास कस्टम ड्यूटी या आपके पास इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी तो ग्रेफाइट अब गिर रहा था। अब चाइना में इतने क्राइसिस हो गए तो ग्रेफाइट और हैग काफी अच्छी जगह परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे को कभी कभी ऐसे स्टॉक पिक करने होते हैं कि जो घोड़ा होता है ना, कि आपका घोड़ा दौड़ रहा है मान लीजिए, तो घोड़ा अच्छा दौड़ रहा है तो हमको उस पर पैसा नहीं लगाना है। तो पैसा हमारे को रेस से पहले लगाना है, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए कि घोड़ा बहुत अच्छा है, एग्जांपल ले लीजिए एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छी तरह दौड़ रहा है, तो अब आप एचडीएफसी बैंक पे लगा रहे हैं, आपके पास 1700-1800 रुपए का स्टॉक है, तो आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा जाएगा? आपको क्या पता है, फ्यूचर तो किसी का पता नहीं है ना, एचयूएल का कोई फ्यूचर पता नहीं है हमारे को। बट हम जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं वही चीज हम कर सकते हैं। अब यस बैंक की आपके पास बात कर लिए कि अगर हम आप लोगों को पता होता कि यस बैंक आगे चल के इतना डूब जाएगा तो हम तो कभी उसमें पैसा नहीं ना लगाते। तो बहुत चीजें आई जी, आज ये पॉलिसी चेंज होगी, आज रवनीत सिंह गिल जी आ गए, आज ये हो गया ये हो गया, वो चलता रहा, एक एट लास्ट में आपके पास स्टॉक नीचे गिर गया। वो इसीलिए गिरा कि कंपनी की मैनेजमेंट में ही सारी चीजें थी, पैसा बहुत साइफंड ऑफ किया गया। डीएचएफएल के केस में ऐसा ही था। आपके पास जब डीएसपी ब्लैक रॉक ने अपने फंड्स निकालने शुरू कर दिए तो एक दिन में ही स्टॉक आपका 632 से आपके पास 250 रुपए पे आ गया। तो लोगों को क्या लगा कि यार ये म्यूचुअल फंड इतनी अच्छी कंपनी, ये पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो उस टाइम तो उनकी ऑफिशियली स्टेटमेंट आई कि जी डीएसपी ब्लैक रॉक को पैसा चाहिए, तब उन्होंने पैसा निकाल दिया। बट एक्चुअल में हो तो डीएचएफएल में भी स्कैम ही रहा था। तो हमको कभी कभी ऐसी चीजों को एनालिसिस करनी चाहिए कि मैनेजमेंट की जितनी ज्यादा अच्छी हम एनालिसिस कर पाए, हमारे को वो ज्यादा फोकस करनी चाहिए हमारे को, ना कि हमारे को स्टॉक पे ही पैटर्न देखने चाहिए, एफआईआईज की पैटर्न देखने चाहिए। और देखिए टेक्निकल पैरामीटर जो होते हैं ना वो सिर्फ हम और आप लोगों की सोच होती है जो कि चार्ट के ऊपर पेस्टेड हो जाती है, जिसको हम स्टॉक मार्केट टेक्निकल पार्ट पढ़ लेते हैं। अब मार्केट ने कभी चढ़ना है कब उतरना है वो हम आप लोगों के हिसाब में नहीं है। तो जब भी इन्वेस्टिंग करें, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि आपको सिर्फ घोड़े पे पैसा नहीं लगाना है, आपको घोड़े रेस जब शुरू हुई है तब आपको पैसा लगाना है। तो चलिए आज ही एक ऐसे घोड़े की बात करते हैं जो कि हमारे को लगता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में पिक करना चाहिए और किस लिए पिक करना चाहिए, ये सारी चीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो एक एनबीएफसी सेक्टर है, बेशक आरबीआई के दायरे में कुछ आता है, बट एक्ट और काम क्या करता है, ये कंपनीज पॉलिसी के थ्रू आपके पास कंपनी एक्ट में काम करता है। तो ये आपके पास लोगों से इंटरेस्ट जो है वो 9.5, 10, 11% भी चार्जेस कर लेते हैं। तो इनका जो एनबीएफसी सेक्टर है और एक आरबीआई है, ये आप
बैंक है उनकी थोड़ी गाइडलाइंस अलग होती है, क्योंकि जो एनबीएफसी है वो कंपनी एक्ट्स में आता है और बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के अंदर रेगुलेट आते हैं। हाँ, कुछ चीजें इनको रिजेंबल्स जरूर करती है कंपनी एक्ट्स के अंदर, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं, कुछ इनकी चीजें आरबीआई के अंडर भी आती हैं और कुछ आपके पास नहीं भी आती है, क्योंकि ये जो लोन आपके पास मार्केट में देते हैं 12 से 18 महीने तक दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी एनबीएफसी से लोन लोगे तो आपको वो 1 साल से ऊपर ही आपको वो लोन की किस्त बनानी पड़ेगी। बैंकों में ऐसा नहीं होता है, अगर आपने लोन लिया, आपने 2 महीने में उतार दिए, 6 महीने में उतार दिए, वो आरबीआई के अंडर। तो देखिए, अब हम यहाँ पे चलिए फोकस करते हैं आपके पास इंडिया बुल्स को। देखिए, इंडिया बुल्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, आपके पास ये स्टॉक जो था 18 में आपके पास 1417 रुपए की प्राइसेस पे आया स्टॉक। आपके पास काफी इन्होंने अच्छे हाईएस्ट बनाए, 1388 रुपए पे आया। तो 1100 से उठ के चलो, तो स्टॉक की जो रेंज थी ना वो आपके पास 1100, 1000, 1100 और 700, 800 रुपए पे स्टॉक जब आता तो लोगों को लगता था कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो लोग ले लेते थे। तो 2018 में तो ये स्टॉक आपके पास 1400 से उठ के 700 आ गया, तो लोगों को लगा यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 700 से उठ के 600 आया, 600 से आपके पास ये स्टॉक फिर 800 गया, और ये फिर इसके ऊपर अप एंड डाउन आपके पास चलते रहे। यहाँ पे ये स्टॉक फिर 600 पे गया, यहाँ पे इसने 884 काटने की कोशिश करी बट नहीं चढ़ा ये स्टॉक, और आस्ते आस्ते ये स्टॉक, कोविड में तो वैसे भी स्टॉक्स का काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ, तो ये गिरता 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 आज जो स्टॉक है वो 170 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो और लो जो इसने स्टॉक्स ने बनाए आपके पास 157, आपके पास 93 कोविड ड्यूरिंग में। तो हम जो इस एनालिसिस पे आके पहुंचे कि स्टॉक में ऐसी क्या चीज है कि हमारे को ये स्टॉक इस प्राइसेस के ऊपर ये लेना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये बोला है कि आपको कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनीज हैं वो सिर्फ मार्केट में स्टॉक से पैसा उठा रहे हैं और ना उनको कंपनी के मैनेजमेंट का ध्यान है, अपनी कंपनीज के लिए क्या कर रहे हैं वो किसी को कोई पता नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल में कंपनीज के डायरेक्टर प्रमोटर हैं उन्होंने इस कंपनी को किस हिसाब से हैंडल करके रखा हुआ। तो इसके लिए आपको एक साइट है तिजोरी फाइनेंस करके, वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसका एक बार हम बिजनेस मॉडल चेक कर लेंगे कि इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, कंपनी मैक्सिमम जो है आपके पास लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे दे रही है कि जी लोन आपको प्रॉपर्टी, जैसे होम लोन हो गया, हाउस लोन है, तो इतना तो कंफर्म है कि जो जिन लोगों ने होम लोन लिया वहां से रिकवरी लेने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जिसने भी अपना घर लिया उसको तो वो लोन के साथ वो इंटरेस्ट पे ही करना है। और कुछ जो है इनका आपके पास कॉर्पोरेट लोन में आपके पास 36% एक्सपोजर है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो जाता है कि अब इतना अच्छा स्टॉक इतना क्यों गिरा। ठीक है, वो इसीलिए गिरा आपके पास कि मार्केट में जो था वो लिक्विडिटी की बहुत कमी थी, क्योंकि एनबीएफसी जब भी पैसा उठाते हैं तो वो लोगों से पैसा उठाते हैं। मान लीजिए 100 लोगों से उठाया उन्होंने पैसे और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया, तो जो 100 लोगों से लोन उठाया वो कंपनी जो है बदले में उनको इंटरेस्ट देती है। ऐसे ही एनबीएफसी काम करती है आपके पास। और जो आपके पास कुछ पैसा ये आरबीआई से भी उठा लेते हैं। तो बैंक्स का क्या है, बैंक्स आपके पास अगर होम लोन आपके पास 6.90 पे आपको पास दे रहा है तो एक्चुअल में वो पैसा पहले बोरो किया जाता है, आरबीआई से पैसा लिया आपको दे दिया, बैंक अपनी बीच में 1-1.5% जो है वो मार्जिन अपने पास रख के अपना बिजनेस जो है इस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। हाँ, कल को वो पैसा वापस नहीं आया तो दैट इज कम्स इन द एनपीए। तो बैंक्स को वो प्रोविजन रखना पड़ता है कि हमने तो आपको पैसा दिया बट आप अपने कस्टमर से रिकवरी नहीं दे पाए। तो अब कोविड के ड्यूरिंग टफ टाइम में हर बैंक्स, हर एनबीएफसी जो है अपने अपने अकाउंट्स में जहां पे उनको लगता है कि रिकवरी करने में बड़ी दिक्कत आ रही है तो वहां पे ये प्रोविजनिंग जो है इन्होंने इंप्लीमेंट्स कर दिया। तो चलिए आगे इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके पास से ये कंपनी का जो है आपके पास ओवरव्यू, एक थोड़ा सा हम इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का ओवरव्यू किस हिसाब से है। ये हमने आपको जैसे एक्चुअल में बता दिया कि कंपनी किस हिसाब से डील कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को होती है कि कंपनी में एफआईआईज का आज तक बहुत ज्यादा होल्ड रहा है। तो देखिए ये जो आप ब्राउन सी लाइन देख रहे हैं ना, ये कंपनीज की एफआईआईज है कि बाहर इस स्टॉक्स में बाहर की कंपनीज ने क्यों इतना पैसा डाल के रखा हुआ। और आप ये भी देखें कि ये कंपनी ने आपके पास आज भी एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो कम नहीं है इन कंपैरिजन टू डायरेक्टर होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड होल्डिंग। तो ये ब्राउन सी अगर आप लाइन देखेंगे ना तो ये आपके पास एफआईआईज की होल्डिंग है। ठीक है, तो और ये जो ब्लैक सी लाइन है ये आपके पास डायरेक्टर्स की होल्डिंग है। और आपके पास ये जो येलो सी लाइन है ये इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे आपको लीजेंड्स मिल जाएंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी का कलर क्या है, येलो, एफआईआईज का कलर है ब्राउन, प्रमोटर्स का कलर है ब्लैक। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ब्राउन कलर सबसे ऊपर है, एफआईआईज ने बहुत सबसे ज्यादा पैसा लगा के रखा, उसके नीचे येलो कलर है। अब येलो कलर्स में आप ये देखेंगे कि येलो कलर, सॉरी आपके पास ब्लैक कलर्स में अभी भी जो ये है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर ने अभी भी 21.7% जो है अपने पास स्टॉक्स में
होल्डिंग करके रखी है। देखिए जब भी कंपनी क्राइसिस में आती है तो सबसे बड़ा ये देखा जाता है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के शेयर को प्लेज कर देते हैं, मतलब गिरवी रख के पैसा मार्केट से उठा देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली जरूर है कि कंपनी के पास एक्चुअल में डेट बहुत था, तो कंपनी ने अपने प्रमोटर्स ने शेयर्स ना बेच के कंपनी के जो असेट्स थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस करा, कंपनी के असेट्स बेचने की कोशिश करी, जहां पे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो जो था वो आपके पास मिनिमाइज आया। तो डेट को रिमूव करने के लिए कंपनी ने अपनी प्रमोटर्स ने प्लेज ना करके स्टॉक को, कंपनी का डेट को रिमूव करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, आपने अपना मतलब अपना होल्डिंग ना कम करके अपने असेट्स बेचने शुरू करे। और देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का जो था 10.81% जो था वो बिल्कुल कांस्टेंट रहा, वो भी कोविड के ड्यूरिंग टफ टाइम में। और ब्लू लाइन जो है वो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने कुछ अपनी परसेंटेज होल्डिंग इंक्रीज रखी है। तो जो शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न है वो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि सभी कंपनीज के जो HNIs है, DIAs है, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड प्रमोटर जो है, उन्होंने इस कंपनी में अब भी ट्रस्ट बना के रखा हुआ है। अपने शेयर्स की जो परसेंटेज है उसमें काफी कम छेड़छाड़ की जाती है। बट क्वेश्चन फिर यहाँ पे यही राइज आ जाता है कि स्टॉक क्यों गिरा। अब कंपनी का स्टॉक इसीलिए गिरा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कंपनी का स्टॉक किस लिए गिरा। अब यहाँ पे मैं आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू करके एक साइट है, वहां पे मैं आपको जाऊंगा जहां से आपको बिल्कुल समझ अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखिए जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, तो इसका काम जो है मैक्सिमम फाइनेंस का है, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये ब्लू सा डॉट जो है, ब्लू कलर जो है, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो इनके पास कैश जो है ऑपरेटिंग, मतलब ये ज्यादातर फाइनेंसिंग में डील करते थे, ठीक है। तो ये जो येलो था ये आपके पास कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज था, और जो ग्रीन था वो आपके पास कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, FD में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में, दैट इज इन्वेस्टिंग। अब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंस की, मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा हूँ, दैट इज फाइनेंस। तो कंपनी का काम जो था मेनली फाइनेंसिंग का था। तो कंपनी ने 2017 में, देखिए ये ब्लू कलर, येलो कलर जो था वो आपको फाइनेंसिंग का मार्क शो कर रहा है, और ग्रीन जो है वो आपके पास इन्वेस्टिंग का शो कर रहा है। तो देखिए इन्वेस्टिंग कम थी, फाइनेंसिंग ज्यादा थी। तो फाइनेंसिंग से इनका अच्छा प्रॉफिट आता, तो 17 में स्टॉक अच्छा गया। बट आने वाले टाइम में यहाँ पे ये देखिए 18 और 19 में इन्होंने इन्वेस्टिंग ज्यादा कर दी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जो ग्रीन सी बार देख रहे हैं कि आप ना, इन्होंने जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड दे दिए, लोन्स दे दिए, ठीक है। मतलब आपको आपने डेट इक्विटी सेल करके पैसा लेने की कोशिश की गई, और ये कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 19 में इनका जो फाइनेंस का काम था वो कम हो गया, और इन्होंने ज्यादातर इन्वेस्टिंग में ज्यादातर शो कर दिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनको क्या जरूरत पड़ गई कि जो काम जो था इनका, जो मेन था, फाइनेंसिंग छोड़ के आपके पास इन्वेस्टिंग में शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा ये रीजन था कि जिस टाइम ये स्टॉक्स नीचे गिर रहा था उस टाइम DHFL भी बहुत गिर रहा था, NBFC के पास आपके पास लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, पैसा आ नहीं रहा था मार्केट में, ठीक है। तो इन और डेट इनका जो था वो इंक्रीज हो रहा था। तो डेट को रिमूव करने के लिए कंपनी ने क्या पॉलिसीज की कि उन्होंने कुछ अपने असेट्स बेचने शुरू कर दिए। जिन लोगों को कर्जा देना था, जिन लोगों को लोन के बदले इंटरेस्ट देना था, उनको उन्होंने इंटरेस्ट दिया, अपना डेट उतारने की कोशिश करी, और कुछ इन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दी इन कंपैरिजन टू फाइनेंसिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने फाइनेंसिंग छोड़ दिया, वो पर्टिकुलर टाइम्स को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने कुछ टाइम के लिए आपके पास इन्वेस्टिंग शुरू करके फाइनेंसिंग में थोड़ा सा ये कम आपके पास ये हुआ। अब यहाँ पे ये देखिए ओवरव्यू में, अगर मैं आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, देखिए ये आपके पास जो ब्लू लाइन है ये आपके पास रेवेन्यू है, आपके पास ग्रीन मार्क है वो नेट इनकम है, और प्रॉफिट जो है आपके पास येलो लाइन से शो कर रहा है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन आपके पास येलो मार्क शो कर रही है। अब देखिए ये प्रॉफिट लाइन जो थी वो ऐसे आके नीचे को गिर गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था कि देखिए पहले तो 2016 में देखिए येलो लाइन ऊपर है, बार नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये शो रहा है कि इनका जो टोटल रेवेन्यू था, रेवेन्यू से भी ज्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा था। और वो प्रॉफिट क्या से आ रहा था, क्योंकि मार्केट में FIIs की ज्यादा होल्डिंग आ रही थी, ठीक है। FIIs जितने आ रहे थे तो स्टॉक ऊपर जा रहा था, तो स्टॉक्स ऊपर जा रहा था, तो लोगों ने इनने कॉर्पोरेट लोन्स बांटे, बॉन्ड्स बताए, तो हर कोई इनके पास आने की कोशिश कर रहा था। तो बोलने का मतलब है रेवेन्यू कम था
रेवेन्यू कम था बट लोगों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था। 17 में क्या हुआ आपके पास, 17-18 के बाद क्या हुआ आपके पास, प्रॉफिट मार्जिन गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ से इनके पास देखिए रेवेन्यू भी आपके पास 18-19 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और नेट इनकम भी इनके पास बहुत कम रही, बट आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब देखिए बैलेंस शीट में अगर हम बात करेंगे कि देखिए बैलेंस शीट में अब ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पास टोटल एसेट शो कर रहा है, ग्रीन आपके पास टोटल लाइबिलिटीज, डेट ऑफ 2% आपके पास येलो लाइन है। मतलब आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, कंपनी मतलब 100 करोड़ की है, तो आपके पास उधारी कितनी है, तो देखिए 2016 में तो उनके ऊपर कोई उधारी नहीं थी, देखिए बिल्कुल येलो लाइन इनके टॉप है। तो मतलब असेट्स और लाइबिलिटी कम थी और उधारी बिल्कुल नहीं थी। 17 में थोड़ी सी इंक्रीज होगी, 18 में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी और 19 में फिर इंक्रीज होगी। तो ये जो 17 और 18 का जो सेशन था जहां पे आपके पास टोटल असेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ी हुई थी, तो कंपनी ने सबसे पहले क्या करा, अगर मैं 18 की बात करूं तो टोटल लाइबिलिटीज 1136 बिलियन थी। 1136 बिलियन का मतलब है 1 बिलियन में आपके पास 100 करोड़ होता है, तो आप लगा लीजिए कि आपके पास 100 बिलियन में 1000 करोड़ हुआ, तो आपके पास 1000, 1200 या 1300 करोड़ जो था इनके पास लाइबिलिटी से जो कर्जा था इनको देना था, जो कि आपके पास आके 850 बिलियन आपके पास फिर 2019 में रह गया। तो इन्होंने मतलब अपना जो ये था आपके पास डेट टू असेट जो था वो उसको कम करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी। तो ये सबसे बात कंपनी का जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स रहता है कि कंपनी ना कि अपना बिजनेस को चेक करने के बजाय लोगों के और रिटेलर्स को और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा वो जो है रहती है वो फोकस रहती है कि जो उनके पास जो लाइबिलिटीज है उनको कम किया जाए। क्योंकि हर आदमी क्या होता है, वो हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी लाइबिलिटी कम करूं। अब यहाँ पे देखिए कैश फ्लो, येलो लाइन जो आपके पास शो कर रही है वो फाइनेंसिंग की है, आपके पास ग्रीन इन्वेस्टिंग की है, ब्लू आपके पास ऑपरेटिंग की है। अब देखिए येलो लाइन जो थी वो आपके पास किस चीज की थी, फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग का काम जो था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फाइनेंस का काम घटा और इन्वेस्टिंग का ज्यादा बढ़ा, तो येलो लाइन आपके पास नीचे गई, ग्रीन लाइन आपके पास ऊपर गई। ठीक है, तो फाइनेंसिंग से आपके इन्वेस्टिंग से इनको पैसा आने लगा और इन्वेस्टिंग से इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज करी। और यहाँ पे जो आपके पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो भी आपके पास कुछ बढ़ा और कुछ घटा। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान देने लायक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कंपनी अगर टफ टाइम में भी अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही होती है, तो इससे हम यहाँ पे ये पॉजिटिविटी ला सकते हैं कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो रिटेलर्स और इन्वेस्टर्स का सेट ऑफ माइंड जो है वो अपनी कंपनी को इंक्रीज अप करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो अब आगे क्वेश्चन ये रहता है कि नहीं चलिए हमारे को अभी भी विश्वास नहीं है कि क्यों ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए एनबीएफसी क्या है कि कोविड के ड्यूरिंग में टाइम हर लोगों को अपना घर चाहिए, ठीक है, आपको काफी क्वारंटीन होना है, मतलब काफी रिटेल सेक्टर्स में काफी ज्यादा चीजें हुई हैं, बट जो चीज है वो हर जगह पे टफ टाइम है। बैंकों के एनपी ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, हर बैंक्स अपना प्रोविजन इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स उठा के रखे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने जरूर अपना काम जो है वो अपना फाइनेंसिंग से छोड़ के थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ आए, सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए। और जो मार्केट में आपके पास कैश फ्लो का काम था, मार्केट में जो लिक्विडिटी थी उसको कम करने के लिए इन्होंने अपने असेट्स बेच दिए। और देखिए आपके पास अपने शेयर्स को प्लेज करने की नौबत ना आए, इन्होंने अपने शेयर्स वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी प्रॉफिट की बात ये यहाँ पे है कि जितने भी आपके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफआईएस का, डीआईएस का, और जो शेयर उन्होंने अभी भी अपने पास जो है वो इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है। अब देखिए यस बैंक के केस में क्या था, आपके पास स्टॉक गिर ही जा रहा था, कंपनीज बोल रही थी कि जी हम ये सीईओ ले आएंगे, फलाना सीईओ ले आएंगे, वो रवनीत सिंह गिल आ गए। बट प्रॉब्लम क्या थी ना कि कंपनी की मैनेजमेंट की बैड थी, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो था वो स्टॉक, उनको पब्लिक का कोई इंटरेस्ट ना हो के सिर्फ अपना इंटरेस्ट उन्होंने शो करके उस कंपनी को घुमा के इतना फंड्स को साइफंड ऑफ किया कि स्टॉक अब इतना लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। तो किसी ना किसी पॉइंट्स पे आके हमारे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ये पॉजिटिविटी फैक्टर है। और आस्ते आस्ते जैसे ही ये आपके पास लोन से इनको टेक ओवर लेगा, अभी इन्होंने रिसेंटली एचडीएफसी के साथ टाई अप्स किया हुआ है, हर एक स्टेप्स जो है कंपनी अपने
कंपनी को स्टैंड करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो कंपनी रिटेलर्स का और इन्वेस्टर्स का ध्यान रखे और कंपनी को स्टैंड करने के लिए हर टाइम आगे हों, तो उस कंपनी के हम ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आप देखिए, सिंपल सी बात थी कि आपके पास ग्रेफाइट और हैक का केस देख लीजिए। ग्रेफाइट और हैक में जब कोई पैसा नहीं लगाता था कि ये तो कंपनी डूबी है, वो कंपनी हमारे पास चढ़ी। तो हमारे को सिर्फ यही सोच के पैसा लगाना है कि आज हम सिर्फ घोड़े पे नहीं, हमको रेस वाले घोड़े पे नहीं लगाना है, हमारे को पैसा जो है रेस से पहले लगाना है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ये कुछ मेरे को पॉजिटिविटी चीजें अच्छी लगी, जिससे मेरे को ये लगता है कि ये स्टॉक्स जो है वो अच्छा जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपके पास स्टॉक की क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये चीजें जो है, अगर कंपनी ठीक है और हर कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू टाइम अपना प्रॉफिट और इनकम इंक्रीज करेंगे, तो वो ठीक है। कंपनी आज आपको कॉस्टली प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिलेगी, बट आज को छोड़ के अगर आप 2 साल के बाद आप उस चीज को देखोगे तो वही कंपनी जो होगी वो आपको सस्ती लगेगी। तो ये जो मैथमेटिकल पैरामीटर्स है ना, इनको थोड़ा रखिए अपनी इसमें, बट कंपनी का व्यूज पॉजिटिविटीज ये भी हमारे को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।